अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? आदाब से। आदाब। यू आर माय फेवरेट थैंक यू एंकर। थैंक यू। आपने गाना शुरू कर दिया? जी, मैंने सोचा सब गा रहे हैं और दलेरी से गा रहे हैं, तो मैंने तो बड़े बड़े फनकारों के साथ काम किया और दाद ली। मैंने कहा क्यों ना मैं ट्राई करूं, और इतनी रिसेप्शन मिल रही है फनकारों से भी और ऑडियंस से भी। अच्छा, तो ये गाना जो है बाकायदा कुछ सीखा थोड़ा बहुत सज्जाद साहब से? सज्जाद ताफो भाई ये पाकिस्तान के नामवर तरीन गिटारिस्ट हैं। बिल्कुल। ताफो साहब के बेटे, मुझे ताफो साहब ने पास किया हुआ है। एक दिन शूटिंग में मैं ये गा रही थी, उन्होंने कहा वाओ तुम्हें तो भाई तबला, तुम्हें रिदम का पता है। और मैं गुनगुनाती थी तो बात बन गई सुर लय में। गाने के लिए एक्सप्रेशन और सुरीला होना बहुत ज़रूरी है, और फिर अल्लाह ताला की मेहरबानी होनी चाहिए। मुझे काबिल यकीन है कि मैं इस मैदान में ये मीडियम रह गया था, वो मैं इसमें आ गई हूँ बाकायदा तौर पे, और मुझे यकीन है कि पब्लिक मुझे ज़रूर सराहेगी। शीबा भट्ट साहब, तारिक जवेद साहब के बाद क्या हो रहा है? काम कहाँ कर रही हैं? और सुना है गाने की तरफ ज़्यादा तवज्जो है। अभी हमने आपका गाना भी सुना था। जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगी मुजाहिद, यू आर वन एंड ओनली वेरी नाइस पर्सनैलिटी ऑफ आवर शोबिज़। आप माशाल्लाह बहुत बड़े एंकर भी हैं, बहुत बड़े जर्नलिस्ट भी, और मुझे ये फ़ख्र है कि आपका करियर भी हमारे साथ ही शुरू हुआ। और सर, ये जो ज़िंदगी में इंसान जब अकेला हो जाता है अपने प्यारों से, तो वो एक आजमाइश होती है, उसमें या आर होता है या पार होती है। तारिक जवेद साहब मेरे मरहूम शौहर बहुत बड़े फ़नकार और उनके फ़ैन, आप लवर्स, आपको पता है पूरे पाकिस्तान से लेकर के दुनिया में है। मैं घबराई नहीं, क्योंकि मैं एक तालीम याफ्ता आर्टिस्ट थी, और मुझे पता है कि ज़िंदगी में रवैये लोगों के बदल जाते हैं, मरने के बाद तो बिल्कुल बदल जाते हैं। तो तारिक साहब के बाद लोगों के रवैये बदले? हाँ, इतना मुझे मज़ा आया, मैं आपको बता नहीं सकती। लोग रोते हैं किसी का रवैया देखकर, मुझे हंसी आती थी, क्योंकि जो लोग रवैये दिखा रहे थे उनकी बेचारों की अपनी कोई कैटेगरी नहीं थी। उनको पता ही नहीं है कि ज़िंदगी में ज़िंदा रहना किसको कहते हैं, किसी का दुख बांटना किसे कहते हैं। वो जो शख्स था वो दुनिया के दुख बांटता था। मेरी उनसे जब शादी हुई तो एक फ़र्क था तालीम का ना, तो काफ़ी लोगों को हैरानगी हुई थी कि मैंने उनसे शादी की, वो मेरे नसीब में लिखी थी। और तारिक जवेद की जब डेथ हो गई, आप यकीन करें कितने साल हो गए हैं ना, तो मुझे जिनको तारिक जवेद साहब ने बहुत ओब्लाइज किया, बहुत आगे लेकर आए, सबसे पहले वही भूले। अच्छा जी, मुझे इतना मज़ा आता है ना ये सोचकर, और मैं ये चाहती थी, क्योंकि अगर वो मुझे थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर देते, मुझे उनकी आदत पड़ जाती, मैं मदद के लिए अल्लाह ना करे उनके पास जाती, वो फिर और अजीब सी एक सिचुएशन होती। तो कभी कभार कुछ लोग मुझे मिलते थे शाम में किसी स्टूडियो में, तो मुझे देख के कहते थे आई एम सॉरी, पता क्या है हम सारी रात जागते हैं, सारा दिन सोते हैं। तो मैंने कहा तो आप अपने घर वालों को नहीं पूछते तो मुझे क्या पूछेंगे? हाँ। मैं उनकी वफ़ात के बाद किसी दिन भूखी नहीं सोई, कोई परेशानी नहीं हुई। मैंने सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ सुहेल अहमद साहब की, अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी से तो सलामती वाली दे। जिस वक्त उनकी डेथ हुई तारिक जवेद की, तो तीसरे दिन वो मुझे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने लोगों को बोला कि आप इससे हमदर्दी ज़बानी ना करें, इसको काम दें, ये मांगेगी नहीं, इसको काम आता है, आप इसे काम दें। और सबसे बड़ी खुशी की बात मुझे ये लगी कि सुहेल अहमद साहब ने ही लब्बैक कहा। अच्छा। उन्होंने तकरीबन 1 साल मुझे अपने साथ एक निजी चैनल पे वो परफॉर्म करते थे, उसमें उन्होंने मुझे अपने साथ काम में रखा, और 7-8 स्टेज प्लेज भी। बाद में वो स्टेज खुद छोड़ गए। फिर मेरी जो फ़नी सलाहियतों को और आगे लेके आए उमर शरीफ साहब, अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। अमेरिका के टूर पे लेके गए, यूरोप के टूर पे लेके गए, और बहुत उन्होंने मुझे वो हेल्पफुल रहे वर्किंग मामले में। अच्छा, उमर शरीफ साहब और सुहेल अहमद साहब के अलावा किसी ने ये नहीं समझा कि आपका गुजारा किस तरह होता होगा? पूछा ही नहीं किसी ने, बिल्कुल नहीं पूछा।
और व्हाट्सएप फ्री है, व्हाट्सएप पे भी किसी ने पूछा, बाजी, सब मुझे बाजी, भाभी, बहन ऐसे ही अल्फाज से कहते हैं। तो लेकिन मैं चूँकि पढ़ी लिखी थी और मेरे में स्किल है, एक हौसला है, तो तारिक जावेद की वफ़ात के बाद ही अल्लाह पाक ने मुझे हज भी कराया। इफ्तिखार ठाकुर वगैरह इन लोगों के साथ में गई, तो मुझे किसी से गिला तो नहीं है। गिला उससे होता है जब आप कुछ कर ना सके। अच्छा, ये बताएं कि तारिक जावेद साहब से आपकी मुलाकात पहली बार कैसे हुई, शादी कैसे हुई? आपको हैरानगी होगी, लोग शादी से पहले मिलते हैं, कुछ अफेयर चलता है, ऐसा कुछ होता है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं इंग्लिश टाइप की, इंग्लिश मीडियम की पढ़ी लिखी, मेरी मदर साथ होती थी, और वो टोटल मेरे से चेंज इंसान अच्छे थे। देखिए, कोई अगर मुझे कहे ना कि अंदाज उनका देसी था, उनका अंदाज देसी था, लेकिन वो उसकी जो मुझे खूबी पसंद आई थी वो गरीबों की मदद करना। और वो सब अकेला खाना तो खाता ही नहीं था वो, जब तक उसके दस्तरखान पे 10-20 लोग नहीं होते। और भी बेपनाह इस तरह की खूबियाँ जो उसकी ज़ात के लिए बहुत बेहतर थी। फिर वो मेरे से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गए, बहुत इकट्ठे काम किया, इश्क जताने लगे, लेटर लिखने लगे हमारी। अच्छा, लव लेटर भी उनकी मोहब्बत। अच्छा, वो मैंने उनसे जो शादी मेरी हुई वो कुदरतन हुई है, मेरा कोई लव अफेयर नहीं था उनके साथ, उनका था। वो मुझे लिखते थे कि आप एक चांद है, चांद को पाने की तमन्ना में इंसान, तो तुम एक चकोरी हो, तो पता नहीं क्या क्या उर्दू में आखिरी बेहतरीन डायलॉग। वो भी मेरे पास 3 अदद खत पड़े हैं। तो फिर एक दफ़ा मुझे कहने लगे कि देखिए, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा, जी शादी कैसे होगी? कहते भाग के हो सकती है, आपकी वालिदा तो मानेंगी नहीं कभी। मैंने कहा, नहीं, भाग के नहीं होगी। फिर उन्होंने अपनी वालिदा से मिलाया, अपने वालिद से मिलाया, बस मेरे नसीब में उनके साथ शादी लिखी थी। और मुझे ये खुशी है कि मैंने फनकारा होने के बावजूद घरेलू ख़वातीन से भी ज़्यादा उनकी खिदमत की, उनका साथ दिया। आपने उमर शरीफ साहब के साथ भी बहुत काम किया लाहौर थिएटर में। तारिक जावेद साहब का जब इंतकाल हुआ तो उनकी तबीयत ख़राब ड्रामे के दौरान हुई, स्टेज पे ही उन्हें कुछ हुआ जब उनकी डेथ हुई, वो क्या वाक़या था? जी, वो घर से गए थे तो बड़े डिसार्ड थे ये रवैयों से, क्योंकि किनके रवैयों से? थिएटर के लोगों से। क्योंकि जब और भी कई फनकारों के साथ ऐसा हुआ है कि उनका नाम नहीं दिया जाता था अखबार में, तस्वीर भी जो थी वो गायब कर दी जाती थी, तो पैसे भी नहीं टाइम पर मिलते थे। तो वो, उनको पैसों का तो कोई मसला नहीं था, वो इन बातों से ना, एक इंसान बादशाह हो और एकदम से उसको नीचे आप नीचे कैटेगरी में ले आए तो वो परेशान तो होगा ना। बस ये परेशानी थी उनको बहुत ज़्यादा, और यही रवैये मौत की वजह भी ये बनी बात उनकी। 100% मेरा ईमान है कि अच्छे फनकार की मौत जो है या घरेलू टेंशनों से होती है, तो या फिर लोगों के, फनकारों के रवैये से। आवाम तो प्यार करती है, आवाम तो देख लें जी, जो बड़ा फनकार है आज भी लोग उनका जिक्र प्यार से और एहतराम से करते हैं। तो उनका जो दिल था ना, वो बहुत ही कमज़ोर हो चुका था। और लास्ट टाइम भी जो लास्ट प्ले था उसमें भी उनके साथ ये मिसहैप चल रहे थे, तो बस फिर मौत लिखी थी। लेकिन उनकी मौत कैसे हुई, वो स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे, स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे, तो उनको ब्लड की उल्टी आई, तो लोग समझे कि ये अदाकारी कर रहे हैं। क्लैप शुरू हो गई और ब्लड की उल्टी आई, तो उन्होंने कहा अपना नाम लेके कि अब मेरी कहानी ख़त्म हो गई। ये लाहौर, और लोग समझ रहे कि वो अदाकारी कर रहे हैं। जी जी, ये जो यहाँ पे थिएटर है गड़ीशॉ में, क्राउन थिएटर में, तो लोग क्लैप कर रहे हैं। एकदम से उन्होंने 3 कलमे भी देखे। कलमे नसीब होना बड़ी बात है। कुछ अच्छाइयाँ तो इंसान करता ही है ना, देखने में लगते हैं कि शायद ये पता नहीं कैसे होंगे, लेकिन कुछ इंसान की अच्छाई होती जो उसके अपने लिए होती है। तो 3 कलमे पढ़ लिए तो वहीं पे तकरीबन उनका इंतकाल हो गया। तो मैं तो घर पे थी। कहने का मतलब ये है कि उनकी डेथ हो गई। मुझे पता चला, मैं बहुत बहादुर हूँ, लेकिन जब कोई मर जाता है ना तो आपकी बहादुरी खत्म हो जाती है।
उनसे पहले मेरे वालदा का भी इंतकाल हो चुका था। 1 महीने बाद मेरे अब्बू का भी इंतकाल हो गया। 2 मौत मैंने ऊपर नीचे देखी और 1 आध साल के बाद ये तीसरी मौत देखी। तो मेरा क्या हाल हुआ होगा। आज तक मुझे लोगों ने हंसते देखा है, मैं कभी रोई नहीं। आज रो रही हूँ मैं, क्योंकि मुजाहिद आप हमारे बहुत करीब हैं। ये जो दुनिया है ना, ये बहुत संगदिल है। यहाँ झूठ बहुत है, यहाँ फरेब बहुत है, और हमेशा उसी के साथ होता है जो सच्चा हो। कभी किसी ने झूठे के साथ फरेब किया? कभी किसी ने बेवफा ने किसी बेवफा के साथ बेवफाई की? नहीं। यहाँ पे जो बेहतरीन दिल का मालिक होगा ना, उसी के साथ मिसहैप होगा। ये कंफर्म बात है। मैं घबराई नहीं। आज मैं तनहा अपनी ज़िंदगी के साथ जंग लड़ रही हूँ, बड़ी इज्जत और बहादुरी से। मैं कभी भूखी नहीं सोई, मैं अच्छा कपड़ा पहनती हूँ, मैंने कभी किसी से मांगा नहीं, मैं कभी डिसार्ट नहीं, मुझे लालच नहीं है। बहुत औरतों को लालच होता है, अपने आदमी को कहती है ये ला दो वो ला दो, या बाहर लोगों के साथ जो भी। मैं ऐसी नहीं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपने सब्र का दामन और रब को साथ रखा हुआ है ना, आप कभी हिलते नहीं हैं। मुझे सिर्फ दुख ये है कि जिस फील्ड में मैंने बचपन से काम किया, और फिर मेरी शादी भी इसी ट्रेड में हुई, क्योंकि मैंने शादी ही ट्रेड में करनी थी। मैं आर्टिस्ट हूँ, मेरी शादी आर्टिस्ट से ही होनी थी। मुझे आवाम से बहुत मोहब्बत है, आवाम मुझसे बहुत प्यार करती है, उससे भी करती थी, फनकारों से करती है आवाम प्यार। लेकिन ये जो हमारे अंदर के लोग हैं, जिनको हम अपना खून जिगर देते हैं, जिन्हें हम आगे लाते हैं, जिनके लिए हम उनको उस स्टेज पे लेके जाते हैं, उनकी मदद करते हैं, सबसे पहले सेल्फिश वही होते हैं। तूं मेरी हमेशा कोल रवी, ते मैं दुनिया नू के दवा परे परे। दिल दे के दुनिया तो कौन डरे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे। तूं मेरे हमेशा कोल रवे, ते मैं दुनिया नू के दवा परे परे। हाय दिल दे के दुनिया तो कौन डरे। क्या बात है, बड़ा खूबसूरत गाना आपने मलका तरन्नुम का गाया। मुझे ये बताएं कि उमर शरीफ साहब के साथ आपने बड़ा काम किया, उनकी कुछ यादें बातें बताएं। आई एम प्राउड ऑफ दैट कि मैंने उमर शरीफ के साथ बहुत काम किया है, पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी। वो एक अजीम शख्सियत हैं। आपने देखा कि लोगों को उन्होंने बहुत हंसाया और फिर बहुत रुलाया भी। इतना बड़ा जनाजा, इतनी इज्जत। वो फनकार तो थे ही, वो उनके अंदर एक ऐसी कुदरत ने लौ लगाई थी, आशिक रसूल थे। और मैं आपको क्या बताऊं कि उनकी कितनी बेशुमार यादें। वो आए ही दुनिया में फलाह के लिए। एक फलाह उन्होंने ये की कि लोगों के चेहरे पे हमेशा लंबे अरसे तक उन्होंने मुस्कुराहट बिखेरी। दूसरा, उन्होंने बेपनाह लोगों की खिदमत की। हम मदद का लफ्ज़ यूज़ नहीं करते, मदद तो अल्लाह पाक करते हैं ना। खिदमत की, कई लोगों की शादियां बच्चियों की कराई। जो भी उनके पास किया हमारे सामने, उन्होंने कभी इनकार नहीं किया। आपने एक टीवी शो भी उनके साथ किया जिसमें आपने अदाकारा साइमा की मिमिक्री की, उसके अंदाज में बोली, वो क्या था? जी वो ऐसा है, उनका एक बड़ा ही मशहूर प्ले है उमर शरीफ हाज़िर हो, जिसमें उन्होंने स्टेज पर ना एक कटहरा लगाया होता है, जिसमें कोई डॉक्टर, कोई मुख्तलिफ शोबे जो हैं ज़िंदगी के, वो आते हैं कि करके, और वो पूछते हैं आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया। तो मैं एक पाकिस्तानी फिल्म एक्ट्रेस के तौर पर वही गेटअप करके पंजाबी फिल्म की हीरोइन साइमा लगा लीजिए, क्योंकि नूर साहब उसमें बार बार बोलते हैं, वो उमर साहब ने नूर साहब का भी नाम लिया, तो दैट्स मीन कि मैंने उन्होंने मुझे साइमा का रोल दिया कि वो पंजाबी फिल्मों की हीरोइन है। और वो फिर मैं जब कटहरे में आती तो मुझसे सवालात करते हैं, और वो इतना खूबसूरत वो क्लिप है कि लोग इतना उसको अप्रिशिएट लोगों ने किया है। मुझे ये फ़ख्र है कि मैंने उमर शरीफ के साथ बहुत काम किया, बड़े बड़े प्लेस में काम किया, और हमें उनसे इंस्पिरेशन भी मिली, इज़्ज़त भी। सर वो हमें अमेरिका या कहीं भी लेके जाते थे ना, तो वो 7 स्टार होटलों में प्रोड्यूसर उनको ठहराते थे। तो वो पहले कहते थे जो मेरे फनकार हैं, मेरी टीम,
वो 5 स्टार में नहीं ठहरेंगी, वो मेरे साथ 7 स्टार में ठहरेंगी। अच्छा, बाहर आप उनके साथ गई तो बाहर के बड़े ऐसे वाकयात होते हैं। वाकयात बहुत जी, उनको तो पब्लिक देखने आती थी। ड्रामे के बाद एक अच्छा, मैंने जो सबसे बड़ा उनके साथ शो किया वो टोक्यो जापान में था, उसमें एज ए कंपेयर गई थी, तो उमर साहब उसमें थे। आप बिलीव करें, वो स्टेज पे जाने से पहले अपनी वालिदा मोहतरमा से फ़ोन पे इजाज़त लेते थे कि अम्मा जा रही हूँ, दुआ कीजिए। फिर अम्मा उनको दुआ देती थी, और वो जब स्टेज पे जाते थे तो 10 से लेकर 15 मिनट की सिर्फ क्लैप होती थी, नॉन स्टॉप। वो कहते थे लोगों को कि बस कर जाओ, लोग नहीं, मतलब जब तक लोग थक नहीं जाते थे ना, क्लैप नहीं थी रुकती। तो ये थे उमर शरीफ की महराज। अच्छा, उमर शरीफ को हमसाया मुल्क में भी इतनी इज्जत मिलती थी, भारतीय फनकार हाँ जी, उनको बड़ा पसंद करते थे। जब अमिताभ बच्चन साहब ने बैठे होते तो उमर साहब कहते हैं कि आज मैंने आपको पहली बार जिंदा देखा है, तो अमिताभ बच्चन साहब का बड़ा आ करके मुंह खुले का खुला रह गया, वो यूँ देख रहे थे। फिर वो उमर साहब बताते थे कि अंदर मेकअप रूम में जब जाते थे तो शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन वो ऐसे उनके साथ प्यार करते थे कि जैसे मैं आसमान से उतरूं। यानी कि इंडिया में मेरे काफ़ी सारे, यानी कि बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप है ख़वातीन से, और बहुत आर्टिस्ट मुझे जानते, उन सबको उसी तरह सदमा हुआ है जिस तरह हमें हुआ है। अच्छा, आप कैसे आई शोबिज़ में, अदाकारी के मैदान में? जी, मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती थी। लाहौर से आपका? लाहौर से ही, लाहौर में पैदा हुई ना, लाहौर। मेरे वालिद मोहतरम श्रीनगर से थे। अच्छा, कश्मीर से? जी, कश्मीर। और मेरी वालिदा सरगोदा से थी। तो हमें कश्मीरी ज़बान भी आती है जो वहाँ पे बोली जाती है ना, प्योर कश्मीरी लैंग्वेज। तो मैं शो बिज़नेस में इस तरह के, इंग्लिश मीडियम स्कूल था मेरा, तो हमारी जो प्रिंसिपल थी उनके मियाँ GM थे, तो बच्चों के प्रोग्राम में जाना। फिर मेरी वालिदा वो रेडियो स्टेशन में काम करती थी, उनके साथ जाना, कैंटीन में हमने सिर्फ सैंडविचेस खाने के चक्कर में जाना। करते करते फिर वो महाराज गुलाम हुसैन कथक, उनकी क्लासेस होती थी, उनमें डांस सीखना। फिर नाहिद खानम साहबा के ज़रिए प्ले से फिर मैंने इतने प्लेस किए, और मेरे पास 4 रजिस्टर भरे हैं ड्रामों के। आपने कहा कि आपको कश्मीरी ज़ुबान आती है। जी, कश्मीरी ज़ुबान में बताएं ना, आप कौन से प्रोग्राम में? बेकत बोज अशी प्रोग्राम नाम शी मेहमान खास सो बड़ जान एंकर मुजाहिद शेख बड़ जान एंकर वो आज प्रोग्राम मेहमान ज़रूर वशियो प्रोग्राम मेहमान खास। इसका क्या मतलब है? ये मैंने आपकी तारीफ भी की है कि मैं आज इनकी मेहमान हूँ, और ये बहुत अच्छे एंकर हैं जो श्रीनगर में बोली जाती है ना सर, जो यहाँ मुजफ्फराबाद भी शायद कुछ हम बोलते हैं। तो हमारे माँ बाप ने हमें शुरू से सिखाई कश्मीरी। अब नायाब है ये, कश्मीरी लोग ज़्यादातर नहीं बोलते क्योंकि आगे उन्होंने ट्रांसफ़र नहीं की, तो लेकिन चूँकि मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाई तो हमें आती है। शिवा साहिबा, आपने फिल्मों में डबिंग बहुत की, दूसरी फनकारों की आवाज़ में। हाँ जी, हाँ जी। कितनी फिल्मों की डबिंग करवाई है, और किस किस की आवाज़ में आपने डबिंग की? मतलब आप ये चेक करें कि कुछ हीरोइंस की भी की जो मुल्क से बाहर चली जाती थी तो वो कहती थी इसी से करा लें आप हमारी, या जिनकी ऐसे जो नए लोग थे जिनकी आवाज़ नहीं अच्छी, टेम्पो नहीं अच्छा, तो प्रोड्यूसर्स फिर मुझे ये भी रोज़ी का एक ज़रिया बना। तो मैंने तकरीबन 250 के करीब तो फिल्मों में मैंने डबिंग की है, और कईयों में तो आदमियों की भी कर ली। जी हाँ, वो मैं टाई बांध देती थी कस के, बाद में सांस में बड़ी दर्द होती थी गले में, तो आवाज़। फिर नूर साहब की कई फिल्मों में डबिंग की, संगीता जी की कई फिल्मों में, बहुत फिल्मों की एक लंबी लाइन है। कभी मैं सोचती हूँ फिल्म चल रही थी, कहती मेरी जैसी आवाज़, ओहो ये तो मैंने डबिंग की है। तो ये भी एक शोभा बना। एक मीडियम रह गया था मेरा, रेडियो शुरू से शौक़ था लेकिन टाइम नहीं था कि वहाँ भी देते। अब सुगरा सदफ साहबा जो हैं DG प्लाक, उन्होंने मुझे 3-4 माह से वो RJ बना दिया है FM 95 का। अच्छा, किस किस हीरोइन की डबिंग कर चुकी हैं? नसीबो लाल ने एक ही फिल्म में काम किया है। अच्छा, उसमें वो शान के ऑपोजिट थी, नाम फिल्म का मुझे भूल गया, लेकिन मैंने नसीबो लाल जैसी आवाज़ निकालने की कोशिश की। मुड़ तो चल रहा मुड़ वो तो नान तो हुण मैनू दस तो फिर दिन तो आएगा, मेरी गल सुन, मैं हुण तेरे बगैर रह नहीं सकती। इस तरह मोटी करके आवाज़ ना, वो जब साउंड में चली है तो वो बिल्कुल लगा नसीबो लाल। तो नसीबो लाल बहुत अच्छी है। वो कहती है एक दिन मुझे भी घर में शीबा ही बोलते हैं। मैंने कहा अच्छा, वेरी गुड। फिल्में जो है वो कौन कौन सी की? फिल्में बहुत, मतलब संगीता बाजी की फिर मुझे चांद चाहिए शान साहब की, उसमें मिस बरगंजा का रोल था, एंग्लो इंडियन। वो आज भी मुझे कहीं मिलते ना तो मिस बरगंजा ही बोलते हैं। फिर कैद फिल्म थी ज़ेबा बख्तियार के साथ। फिर ये है मजाजन
नूर साहब की फिल्म झूमर, सपने अपने अपने, डकैत, बागी नूर साहब की तकरीबन फिल्में ज़्यादा, फिर संगीता जी की ज़्यादातर फिल्में। टीवी ड्रामों में कौन से काम टीवी कर में अभी रिसेंटली मैंने कराची में 5 बड़े प्लेस किए और मुझे बड़ी खुशी हुई थी जब मैं हिना दिल पर ज़ीर साहबा के अपोजिट काम कर रही थी। हम सब अजीब से इफ्तिखारी थी का प्ले, तो उसमें मैंने 8-9 किस्तों में काम किया और वो शी इज़ वेरी नाइस, उनका बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा लगा। फिर शबीर जान साहब के साथ हया के रंग, बच्चे बराए फ़रोख्त, दिल्ली के दुलारे बाबू, ये वो 4-5 बड़े प्लेस थे जो मुझे जाते ही कराची में मिले और मैं मसरूफ़ हो गई 3-4 माह में। आपने अब क्यों शुरू किया? जी सर, वो मुझे शुरू से गुनगुनाने की आदत थी, तो घर में ऐसा माहौल था कि मैं सबके सामने नहीं गा सकती थी। जब सब दाएं बाएं हो जाते थे ना, तो मैं भी डेक लगा के गुनगुनाती रहती थी। अब देखिए, मैं आर्टिस्ट हूँ, मेरा एक नाम है, मैं बसूरा तो गा ही नहीं सकती। आपको पता ही हमारे जो शो बिज़नेस में म्यूज़िक रिलेटेड लोग हैं, अगर कोई बसूरा गाए फनकार तो बड़ी बातें करते हैं, वो नाक मुँह भी चढ़ाते हैं। तो अगर मैंने सोचा मैं बसुराई तो मेरे लिए भी करेंगे, तो लेकिन मुझे जब ये फ़ख्र हुआ कि जब बड़े बड़े सिंगर्स शबनम अजीज़ साहबा या हुमैरा अरशद फेसबुक पे मुझे इतना लाइक करती मेरे गानों के नीचे, तो मुझे पता चलता है कि यार ये तो बड़े खुद सिंगर हैं, तो मुझे अप्रिशिएट करते हैं। इसके अलावा मैंने कहीं भी गुनगुनाया या गाना तो बात बनती थी। अब मैं प्रॉपर, इसलिए मैं सच्ची जो सच बोलना चाहिए इंसान को कि हमारे यहाँ लाहौर में अब टीवी नहीं है, शूटिंग्स भी नहीं है, तो मैंने अपनी मतलब मैं गाना मैं जिस तरह का गाती हूँ पब्लिक अप्रिशिएट, अभी आपने खुद भी देखा है, मैं सिर्फ अपनी रोज़ी रोटी के लिए गाना चाहती हूँ, अपने किचन के लिए गाना चाहती हूँ, काम करना चाहती हूँ। ये भी शो बिजनेस से रिलेटेड काम है और मुझे पता है कि ये अप्रिशिएट हो रहा है और होगा। तो इसके लिए गाने के लिए तरबियत लेना सर जी, जरूरी वो नहीं जो होता? तरबियत वाले गाने हैं ना, वो लोग सुनते नहीं हैं। और अगर ये हो तो इब्राहिम हक साहब, जवाद अहमद साहब हिट ना होते, वो कितना अच्छा गाते, वो उन्होंने तो सीखा ही नहीं है, ये आ नहीं किया। ये होना ज़रूरी है, लेकिन जो वो जो आ करते हैं ना, वो सिखाते नहीं आजकल। वो फिर लंबे 5 साल के लिए सिखाएंगे तो इतना किसी के पास आजकल टाइम नहीं। लेकिन जो कोई भी गाएगा ना इस दौर में अच्छा सुरीला, वही फॉरएवर चलेगा। उस तरह तो कई लोग गा रहे हैं, दलेरी के साथ बसूरा भी गा रहे हैं। और सबसे ख़तरनाक बात जो ये है, फनकार पैसों के लिए काम करता है। इस दौर में लोग पैसा लगा के अपने आप को इन कर रहे हैं। उससे क्या है कि जो ओरिजिनल फनकार है वो बेचारा मारा गया, लेकिन वो रुक नहीं सकता, वो कहीं ना कहीं से फिर सामने आएगा। पैसा लगा के आना बुरी बात नहीं, लेकिन अगर आपके अंदर टैलेंट है और लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया तो ये सोने पे सुहागा वाली बात है। आपका कभी दिल चाहा कि आप अदाकारी में आई तो आपको फिल्मी हीरोइन होना चाहिए था? जब मैं हीरोइन लगती थी उस वक्त हम स्टेज पे बिजी थे, उस वक्त मैं स्टेज की हीरोइन थी, उस तरफ गए नहीं फिल्म इंडस्ट्री की तरफ। अगर चले जाते तो आई थिंक अच्छी हीरोइन ज़रूर होती। जायशी साहब, आज मैं आपसे एक इंकशाफ करने लगी हूँ। अच्छा, ये जो मेरे साथ शख्सियत बैठी है, इनका नाम है सरदार कमाल, और कमाल के सरदार हैं अपने फ़न के। ये तारिक जवेद साहब के नंबर 1 शागिर्द हैं। अच्छा। और काफ़ी मुमासलत है इनके कई कामों की तारिक साहब के साथ। ये भी बहुत दरियादिल हैं और बहुत डाउन टू अर्थ है और इंसान है, बीइंग ह्यूमन। फनकार से पहले ये इंसान बहुत अच्छे हैं। सरदार साहब, तारिक जवेद साहब के आप शागिर्द हैं, फैसलाबाद से चूंकि आपका भी ताल्लुक जी है। मैं क्योंकि इस गल ਨੂੰ तस्लीम करना कि मैं उन्होंने शागिर्द है। शागिर्द तो उन्होंने माशाल्लाह सैकड़े तादाद च ने। वक्त के नाल फिर जिस तरह के बंदा प्यो ਨੂੰ प्यो कहना छड़ दिंदा है, इस तरह कई शागिर्दां ने उन्होंने उस्ताद कहना भी छड़ता सी। ते मैं ते जब तक है मैं साडे उस्ताद मोहतरम सन और उस्ताद है ने और उस्ताद ही सन। अच्छा, कौन सी ऐसी उनकी अदा या ऐसा स्टाइल या अंदाज था जिसको आप आज भी कॉपी करते हैं? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾਖੂਨ ਵਧੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਖੂਨ ਵਧੇ ਸਨ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਸੀ हाँ ਕਿ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਨਾਖੂਨ ਵਧੇ ਨਾ ਵੇਖਾਂ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਖੂਨਬਾਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਉਲਝਣ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਥੱਪੜ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨਾਖੂਨ ਨਹੀਂ ਵਧਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਧੋਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਦਸੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਅਪਣਾਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨਰਿਜ਼ਮ ਦੱਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਜ਼ਾਈਨ ਔਰ ਇਤਨੇ ਅੱਛੇ ਉਸਤਾਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਔਰ ਕੀ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਆਫ ਤਾਰਿਕ ਜਵੇਦ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਡਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਕਲੈਪਾਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਲੋਕ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੀ ਤਾਰ ਜੋ ਸਭ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹਸਨ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਨ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਰਫ ਇਹ ਵੇ। ਹਸਨ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ, ਤੇ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਥੱਪੜ ਛੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਟੁਰ ਗਏ। Oh my God. ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ, हाँ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੋ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਉਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਲੇਟ ਆਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਔਲੇ ਦਾ ਖਾਇਆ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। सरदार साहब, उनका जो किरदार कोई आपको याद हो, उनकी तरह का बोलने का अंदाज, कोई डायलॉग तो सुना है? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਨਕਾਰ ਸਨ। ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਤਨੀਆਂ ਟੋਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਫਨਕਾਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਤਨੀ ਟੈਂਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਫਨਕਾਰ ਕੋ, ਇਤਨੀ वेरिएशन ही किसी फनकार के सिंधी बने ने ड्रामे से। मैं कहना कि ऐसी गल की थी कि मैं निकल ही गया, बाहर ही निकल गया कि चकोरी बेगम उन्होंने सिस्टर बने ने। हुण चकोरी बेगम देखो, तो मैं पूछा मैं थोड़ी शादी हुई है? कहते नहीं हमारी अद्दी का शादी नहीं हुआ। मैं क्यों, ये शादी हुआ था अद्दी का? तो मैं कहा फिर वो इसका खामन जो था ना वो उधर हैदराबाद में पान बेचा करता था, तो ग्राहक से ऐसे पूछता था ए तू कैसा पान खाएगा? तो मैं कहा फिर किधर गया वो? कहता बस उसके आशिक ने शक की बना पर उसे गोली मार के हलाक कर दिया। किन्नू चकोरी में वो जेड़े खामद नूं हलाक करदा ओदे आशिक यार मैं बाहर ही चला गया यार। एक सराइकी इतने अच्छे बने ने, सिंधी इतने अच्छे बने ने, जो भी उन्होंने काम किया माशाल्लाह एवरग्रीन उन्होंने किरदार। फिर ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਮੁਤਾਰਫ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਮਰ ਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ड्रामों का वीडियो ਡਰਾਮੋ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਨਾ ਇਹ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਤਾਰਿਕ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਵੇਲੇ ਮਸਰੂਫ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਲਾ ਪਲੇ ਉਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਚੱਲੇਗਾ, ਚੱਲੇ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰਾਮੇ ਬੜੇ ਚੱਲੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਥੀਏਟਰ ਹੁਣ ਹਰ ਥੀਏਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਮੌਜੂਦ ਤਾਰਿਕ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ। बिल्कुल। अच्छा शिबा साहिबा, आपने जिक्र किया कि पहले शागिर्द हैं, नंबर 1 शागिर्द हैं, कुछ आप गिला भी कर रही थी, तो कुछ ऐसे शागिर्द का नाम बताएंगी जो उस तरह से याद नहीं करते अपने उस्ताद को? मैं आज आपको बताती हूँ एक बात, गिला नहीं करना चाहिए, ना शिकवा। देखें, शिकवा और गिला वो लोग करते हैं जो कमज़ोर हैं, जिनमें स्किल नहीं है, जो किसी की मदद चाहते हैं। वो है ना ऊपर अल्लाह पाक। देखें, ये जो जितने भी उनके शागिर्द हैं, हो सकता है वो बहुत मसरूफ़ हैं, हो सकता है उनकी जो टाइमिंग है ज़िंदगी की वो हमारे से डिफरेंट है। मुझे सरदार कमाल ये मेरा भाई भी है और बेपनाह रिश्ते हैं इसके साथ, इससे कोई शिकायत गिला शिकवा नहीं है। ये नहीं कि ये सामने बैठा है तो मैं ऐसी बात कर रही हूँ, ये प्रॉपर एक बेहतरीन ख़ानदान का शख्स है। और मैं तो अर्ज करना चाहूँगा कि देखो बब्बू बराल साहब मेरी अखा के सामने आए, ठीक है जी, कि बब्बू साहब ने उन्होंने इस तरह हिट कराया कि तुसी अगर मुजाहिद यार है बब्बू साहब बब्बू सुने नहीं सुने बब्बू का ढोलक जरा तो उन्हें ढोलक बजाइए, ठीक है जी, तो मुतारफ कराता है कि जिथे गए ने ताया नायत लाहौरी साहब, फिर उन्होंने कोशिश होंगी सी कि मैं किसी ना किसी तरीके ना कोई हैल्प कर दें।
ठीक है जी, किसी न किसी तरीके ਨਾਲ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਹੈਪੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੀ ਕਰਮ ਸੀ, ਕੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਸਨ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਐਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲక్ష్ਮੀ ਚੌਕ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਜੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਪਿਆ ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਾਲ ਆਈ, ਐਡਾ ਤੂੰ ਰਾਈਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਖਲੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕੱਢੇ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਤੇ मैं कई बार परेशान होना सका यार, ना इन्होंने पता नहीं, जेब घरों में मेरे सामने पैसे पाए ने जेब। सबके लिए। आप बिलीव करें कि मैं अक्सर कहती थी ये क्या है, मतलब हर वक्त। एक बार एक शख्स आया, नाम नहीं लेना चाहूँगी, बहुत नामवर, उसने 20,000 मांगे कि जी मैं ATM में मेरा कार्ड फंस गया है और मैंने प्लीज़ मुझे बहुत ज़रूरत है। तो 30,000 ऑलरेडी उसी वक्त पहले मुझे पकड़ा चुके थे बिल और मुख्तलिफ चीज़ों के लिए। तो मैंने, मुझे कहते वो 30,000 ला के ना इसको दे दो। 30,000 क्यों? कहते देखो ये तारिक जावेद के घर पे आया है, वाह, किसी और बंदे के घर पे नहीं आया, आपको दोबारा मिल जाएंगे, ये इसको दे दो। अब उसका ATM चाहे सच है ये झूठ है। इसके अलावा भी बेशुमार फनकारों को उन्होंने कपड़े, घर, क्यों सरदार, मैंने किसी फनकार को ऐसा करते नहीं देखा। एक को कर देगा, कोई 2 को कर देगा, वो लंबी लाइन है, लंबी लिस्ट है। उन्होंने एक बड़ा अच्छा वो याद है कि एक आर्टिस्ट उन्होंने पैसे देने के जा यार दे क्या खाना का बिल दे क्या, उन्हें बिल देता तो बकाया पैसे ने कोल रख लेने। यार बकाया पैसे कहते जी कोई शगिरदा का हक होंगे ना, कहते हाँ बिल्कुल शगिरदा का हक होंगे। तो वो गड्डी खलोती सी, ਉੱਥੋਂ ਇੱਟ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੁਝ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ।